नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रबंधन की इस फिर से क्लास में। आज की जो क्लास की अगर हम नंबर की बात करें तो 12वीं क्लास है। इसके पहले 11 और क्लासें हो चुकी हैं। उन क्लासों में लगभग में अपन ने देखा कि शुरुआत की जो 8 क्लासें हैं, उनमें अपन ने पहला प्रश्न लिया, 4 ऑप्शन दिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार परीक्षाओं में आता है। इसके बाद से अपन ने क्लासें चालू की वन लाइन वाली, और जैसे ही ये वन लाइन वाली क्लासें समाप्त हो जाएंगी, लगभग में 3 से 4 क्लासें और रह गई हैं। जैसे ही ये समाप्त होंगी तो अपन थ्योरी की क्लास को चालू कर देंगे। और अभी जितनी ये क्लासें हैं ये वन लाइन वाली हैं, और इसके पहले वाली जो थी वो ऑप्शन वाली थी। तो ये जो एक नंबर वाला जो प्रश्न है, एक लाइन और सीधा उसका आंसर, इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। भूलेंगे कैसे नहीं, बार बार इनको देखने से। बार बार देखिए। और हाँ, अपना जो आप लोग नोट्स वगैरह जो बनाते होंगे और जो नहीं बनाते हो उनके लिए विशेष तरीके से कहना चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाना चालू कर दें, क्योंकि जो खुद की भाषा में लिखे होता है, खुद के हाथ से लिखा होता है, वो अच्छे से याद भी रहता है। देखिए, अगर आप चाहेंगे तो चाहे टेलीग्राम पे चले जाएं, चाहे नेट पे चले आएं, आपको बहुत सारा सामान मिल जाएगा, बहुत मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। पर मेरे भाई, सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब वो मटेरियल दिमाग में होगा। और दिमाग में होने के लिए उसको बार बार पढ़ना जरूरी है, बार बार अभ्यास करना जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ नोट्स खुद के बनाएं, है ना। और नोट्स बनाने के बाद उनको बार बार पढ़ें। ठीक है, तो आज अपनी ये प्रबंधन की 12वीं क्लास है, वन लाइन वाली। चलिए चालू करते हैं शुरुआत से। देखिए, सबसे पहला ही है, जब कर्मचारी सफलता प्राप्त करने के लिए उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार पर अधिक केंद्रित होता है, तब वह किस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो कर्मचारियों की सहयोगिता। किसमें जाना जाता है? कर्मचारियों की सहयोगिता। फिर से सुन लीजिए, जब कर्मचारी सफलता प्राप्त करने के लिए उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार पर अधिक केंद्रित होगा, तब वह किस रूप में जाना जाएगा? कर्मचारियों की सहयोगिता। कार्यशील पूंजी प्रबंधन का गठन करता है देनदार बिक्री योग्य प्रतिभूति। कौन करता है? देनदार बिक्री योग्य प्रतिभूति। कार्यशील पूंजी प्रबंधन का गठन करता है तो देनदार बिक्री योग्य प्रतिभूति। ठीक। अपने उत्पाद की ऑनलाइन विपणन में लगी कंपनी को क्या कहा जाता है? अपने उत्पाद की ऑनलाइन विपणन में लगी कंपनी को क्या कहा जाता है? ई बिजनेस कंपनी। क्या कहा जाता है? ई बिजनेस कंपनी। देनदार खाता बही खाता में कब दिखाई देगा? जब उधार बिक्री किया जाए। जब उधार बिक्री किया जाए। देनदार खाता वही में कब दिखाई देगा? देनदार खाता वही में जब उधार बिक्री किया जाए। ठीक है। सहायक वही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? लागत निर्धारण की त्रुटि। क्या कहेंगे? लागत निर्धारण की त्रुटि। क्या था? सहायक वही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? लागत निर्धारण की त्रुटि। चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। जब कर्मचारी सफलता प्राप्त करने के लिए उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार पर अधिक केंद्रित होता है, तब यह किस रूप में जाना जाता है? कर्मचारियों की सहयोगिता। ठीक है। फिर है, कार्यशील पूंजी प्रबंधन का गठन करता है तो देनदार बिक्री योग्य प्रतिभूति। फिर है, अपने उत्पाद की ऑनलाइन विपणन में लगी कंपनी को क्या कहा जाता है? तो ई बिजनेस कंपनी। देनदार खाता वही में कब दिखाई देता है? देनदार खाता वही में कब दिखाई देता है? जब उधार बिक्री किया जाए। सहायक वही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? लागत निर्धारण की त्रुटि। दूसरे के साथ और उनके माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की कला कहलाती है प्रबंधन। प्रबंधन ही पढ़ रहे हैं ना अपन, तो दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीजों को प्राप्त करना, चीजों का उत्पादन करना, वो सभी प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ये घूम घूम के प्रश्न बार बार प्रबंधन पे आ जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? प्रबंधन को अगर एक प्रबंधन का खाली अगर आंसर है तो इससे इतने प्रश्न बन जाएंगे कि मत पूछिए। तो अपन ने देखा कि पहले भी प्रबंधन के थे, अभी भी आ गए। तो यही है कि दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? प्रबंधन। कुल बिक्री टर्नओवर को कार्यशील पूंजी चक्र किस प्रकार प्रभावित करता है? छोटी कार्यशील पूंजी चक्र उच्चतर कुल बिक्री। छोटी कार्यशील पूंजी चक्र उच्चतर कुल बिक्री। क्लियर। सकल लाभ का परिकलन किस सूत्र के द्वारा किया जाता है? तो बेची गई वस्तुओं की लागत पर। किस पे किया जाता है? बेची गई वस्तुओं की लागत पर।
युक्तिपूर्ण योजना किस लिए होती है? युक्तिपूर्ण योजना किस लिए होती है? तो सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल भैया, सामरिक लक्ष्य, सामरिक का मतलब जानते हैं ना, जो महत्वपूर्ण है भैया उसी को बोलते हैं सामरिक, मतलब समय, जो समय के लिए आवश्यक है, समय में जो समय है तो वही है जो आवश्यक है, इसीलिए सामरिक शब्द लगा दिया गया है, सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, युक्तिपूर्ण योजना किस लिए होती है? किराया लेख क्या है? आय व्यय लेखा। किराया लेख क्या है? आय व्यय लेखा। ये का नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा। किराया लेख क्या है? तो आय व्यय लेखा। ठीक है। किन परीक्षण को व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता के मापन के लिए संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है? बुद्धि परीक्षण को। किसको किया जाता है? बुद्धि परीक्षण को। फिर से देख लेते हैं एक बार, है ना। चलिए, दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाएगी? प्रबंधन। कुल बिक्री टर्नओवर को कार्यशील पूंजी चक्र किस प्रकार प्रभावित करता है? छोटी कार्यशील पूंजी चक्र, उच्चतर कुल बिक्री। सकल लाभ का परिकलन किस सूत्र के द्वारा किया जाता है? बेची गई वस्तुओं की लागत पर। युक्तिपूर्ण योजना किस लिए होती है? सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। किराया लेख क्या है? याद रखिएगा, का नहीं है। आय व्यय लेखा। किन परीक्षण को व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता के मापन के लिए संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है? बुद्धि परीक्षण को। ARR, ARR का संक्षिप्त रूप क्या है? देखिए, एक जगह इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक जगह हिंदी में। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। लेखा प्रतिफल दर। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या लेखा प्रतिफल दर। प्रोत्साहन बोनस क्या होता है? विशेष प्रतिपूर्ति का भुगतान। प्रोत्साहन बोनस क्या होता है? विशेष प्रतिपूर्ति का भुगतान। क्लियर। मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा प्रकार, सुनिएगा, निम्न में से कौन सा प्रकार भविष्य मानव आवश्यकता को पहचानने और कार्मिक जरूरत के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? तो क्या आ जाएगा? कार्मिक व्यवस्था। क्या आ जाएगा? कार्मिक व्यवस्था। मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा प्रकार भविष्य मानव आवश्यकता को पहचानने और कार्मिक जरूरत के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? तो कार्मिक व्यवस्था। यदि मजदूरी वेतन दी जाए और इसे वेतन और मजदूरी के रूप में दिखाया जाए तो यह किस में अभिलिखित होगी? किस में अभिलिखित होगी? तो यह लाभ और हानि लेखा में। किस में होगी? लाभ और हानि लेखा में। क्लियर। यदि मजदूरी वेतन दी जाए और इसे वेतन और मजदूरी के रूप में दिखाया जाए तो यह किस में अभिलिखित होगी? तो लाभ और हानि लेखा में। बबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, अधिगमन सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पे, यानी कि जो स्किनर का सिद्धांत है वही अधिगम का सिद्धांत भी है। तो बबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पे। अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पे। चलिए शुरुआत से देखते हैं। ARR का संक्षिप्त रूप क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, लेखा प्रतिफल दर। क्लियर। प्रोत्साहन बोनस क्या होता है? विशेष प्रतिपूर्ति का भुगतान। क्लियर। मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा प्रकार भविष्य मानव आवश्यकता को पहचानने और कार्मिक जरूरत के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? तो कार्मिक व्यवस्था। क्या करता है? कार्मिक व्यवस्था। यदि मजदूरी वेतन दी जाए और इसे वेतन और मजदूरी के रूप में दिखाया जाए तो यह किस में अभिलिखित होगा? लाभ और हानि लेखा में। किस में होगा? लाभ और हानि लेखा में। बबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम का सिद्धांत या स्किनर का सिद्धांत? स्किनर भी आ जाता है और अधिगम भी आ जाता है। नौकरी के लिए उपलब्ध उम्मीदवार में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने के लिए किस रूप में परिभाषित करते हैं? क्लियर। क्या है? नौकरी के लिए उपलब्ध उम्मीदवार में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने के लिए किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो चयन। कौन सा तरीका बट्टागत नगद प्रवाह मानदंड के अंतर्गत आता है? तो आंतरिक प्रतिफल। किसके अंतर्गत? आंतरिक प्रतिफल। सी फर्स्ट इन संचार के लिए रोज नहीं है, उचित योजना। सी फर्स्ट इन संचार के लिए रोज नहीं है, उचित योजना, यानी एक बार योजना बना दी फिर बार बार नहीं बनती। CI इन संचार के लिए रोज नहीं है, उचित योजना। नगदी बहिर्वाह, ये बहिर्वाह है, के रूप में नगदी प्रवाह विवरण में परिलक्षित होगा। वित्तीय गतिविधियां। क्या होगा? वित्तीय गतिविधियां। नगदी बहिर्वाह के रूप में नगदी प्रवाह विवरण में परिलक्षित होगा। वित्तीय गतिविधियां।
वांछित भविष्य अवस्था है जिस तक पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है। वो क्या है? लक्ष्य। क्लियर बात है भैया, कोई भी संगठन लक्ष्य के लिए ही तो बनता है। क्लियर? क्या आंसर हो जाएगा? लक्ष्य। कर्मचारी स्टॉक विकल्प अर्थ योजना क्या है? कर्मचारी शेयर योजना क्या है? कर्मचारी शेयर योजना। चलिए इसको एक बार देखते हैं फिर से। नौकरी के लिए उपलब्ध उम्मीदवार में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने के लिए किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो क्या आंसर था इसका? चयन। किस रूप में करते हैं? चयन। कौन सा तरीका बट्टागत नगद प्रवाह मानदंड के अंतर्गत आता है? आंतरिक प्रतिफल। किसके? आंतरिक प्रतिफल। सी फर्स्ट इन संचार के लिए रोज नहीं है तो उचित योजना। किसके लिए नहीं है? उचित योजना। नकदी बहिर्वाह के रूप में नकदी प्रवाह विवरण में परिलक्षित होगा। वित्तीय गतिविधियां। क्या होगा? वित्तीय गतिविधियां। वांछित भविष्य अवस्था है जिस तक पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है तो लक्ष्य। किस तक? लक्ष्य। कर्मचारी स्टॉक विकल्प अर्थ योजना क्या है? कर्मचारी शेयर योजना। क्या है? कर्मचारी शेयर योजना। मध्य स्तर के प्रबंधक किसके बारे में चिंतित होते हैं? प्रभागीय उद्देश्य के बारे में। किसके बारे में होते हैं? प्रभागीय उद्देश्य के बारे में। क्लियर? आहरण क्या होता है जब व्यापार का मालिक, याद रखिएगा, जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन या माल निकाल ले। फिर से समझिए, आहरण क्या होता है? आहरण जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए यानी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, कंपनी से कोई लेना देना नहीं है उसका, संगठन से कोई लेना देना नहीं है, जो माल निकालेगा वो खुद के प्रयोग के लिए निकालेगा, तो हम उसको बोलते हैं आहरण। पूंजीगत व्यय बजट का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। पूंजीगत व्यय बजट का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। पूंजीगत व्यय बजट का जो उद्देश्य है वो है प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। प्रोत्साहन क्या व्यक्त करता है? निष्पादन से संबंधित विशेष प्रतिपूर्ति व्यक्त करता है। प्रोत्साहन क्या करता है? निष्पादन से संबंधित विशेष प्रतिपूर्ति। निष्पादन से संबंधित विशेष प्रतिपूर्ति को व्यक्त करता है। कौन? प्रोत्साहन। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या है? केंद्रीकरण। भैया आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना? केंद्रीकरण। शक्ति को बांट देना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण, है ना? संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है? तो व्यवहार में। ये एक बार और आ चुका है प्रश्न, ये फिर से आया हुआ है। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है? तो व्यवहार में। जॉन और स्टोरी ने मानव संसाधन प्रबंध को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में आता है प्रश्न, याद रखिएगा। जॉन और स्टोरी, जॉन और स्टोरी। ऐसा भी आ सकता है कि जॉन और स्टोरी किससे संबंधित हैं, तो तुरंत लगा दीजिएगा भैया प्रबंधन से संबंधित है। उन्होंने प्रबंध को कितने भागों में बांटा है? प्रबंध को तो 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? तो जो दोहरी लेखांकन प्रणाली है वो दरअसल वैज्ञानिक पद्धति है। किस पे आधारित है? वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। दीर्घकालीन देनदारी क्या है? दीर्घकालिक देनदारी क्या है? तो बंद पत्र डिवेंचर। क्या है? बंद पत्र डिवेंचर या आवधिक कर्ज। क्या है? बंद पत्र डिवेंचर, आवधिक कर्ज। क्लियर? दीर्घकालीन लेनदारी। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? मौद्रिक और अमौद्रिक। अभिप्रेरणा कितनी प्रकार की होगी? एक होगी मौद्रिक और एक होगी अमौद्रिक। क्लियर? जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? प्रवक्ता। क्या कहलाता है? प्रवक्ता। पूंजी वाला भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? अधिमान अनारी कहलाते हैं। अधिमान अधारी, है ना? अधिमान धारी कहलाते हैं। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो चयन प्रक्रिया की यदि अंतिम चरण की बात करें तो प्रत्यादेश। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? तो प्रत्यादेश। पूंजी वाला भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? अधिमान अधिकारी। ठीक है, यहाँ क्या है? अधिकारी।
ठीक, चलिए। भारत में लेख मानक एक किस विषय में व्याख्या करता है? लेखांकन नीति का प्रकटीकरण। क्या करता है? लेखांकन नीति का प्रकटीकरण। चलिए, भारत में लेख मानक एक किस विषय में व्याख्या करता है? तो लेखांकन नीति का प्रकटीकरण। ठीक है। इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो स्टॉक किए गए माल के आकार व विशिष्टता को स्टॉक किए गए माल। स्थायी पूंजी के प्रबंधन से क्या आशय है? स्थायी पूंजी का रख रखाव। स्थायी पूंजी के प्रबंधन से क्या आशय है? स्थायी पूंजी का रख रखाव। मानव संसाधन प्रबंध का स्थान किसने लिया है? मानव संसाधन प्रबंध का स्थान किसने लिया है? कार्मिक प्रबंधन ने। किसने लिया है? कार्मिक प्रबंधन ने। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? नियंत्रण का एक रूप। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? तो नियंत्रण का एक रूप। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? नियंत्रण का एक रूप। नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है? प्रथम कार्य। याद रखिएगा, नियोजन सबसे पहले होगा प्रबंध में, है ना? किस प्रकार से क्या कार्य करना है, नियोजन प्रथम कार्य हो गया। अब नियोजन प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है? मतलब नियोजन का ही अंतिम कार्य क्या है? तो नियंत्रण। क्या है? नियंत्रण। चलिए फिर से देख लेते हैं। भारत में लेख मानक एक किस विषय में व्याख्या करता है? तो लेखांकन नीति का प्रकटीकरण। इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत विशिष्टता को। स्थायी पूंजी के प्रबंधन से क्या आशय है? स्थायी पूंजी का रख रखाव। मानव संसाधन प्रबंध का स्थान किसने लिया है? एक मिनट। ठीक है। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया है? कार्मिक प्रबंधन ने। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? तो नियंत्रण का एक रूप। नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो प्रथम कार्य। नियोजन प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है? तो नियंत्रण। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निर्देशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना क्या है? तो सकल कार्यशील पूंजी। क्या है? सकल कार्यशील पूंजी। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निर्देशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना क्या है? सकल कार्यशील पूंजी। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो ऋण पूंजी। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? ऋण पूंजी। निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या है? तो कार्यवाही के लिए पाठ्यक्रम। क्या है? कार्यवाही के लिए पाठ्यक्रम। निर्णय लेने की प्रक्रिया का जो तीसरा चरण है वो क्या है? याद रखिएगा, ये तीसरा है। कार्यवाही के लिए पाठ्यक्रम। अनुकूलतम पूंजी की संरचना का गुण है न्यूनतम जोखिम, अधिकतम लाभ और न्यूनतम निर्गमन लागत। ठीक है। अनुकूलतम पूंजी की संरचना का गुण समझिएगा, न्यूनतम जोखिम, अधिकतम लाभ, न्यूनतम निर्गमन लागत। ठीक है, इनको तीनों को समझिए। न्यूनतम जोखिम, अधिकतम लाभ मिल जाए और न्यूनतम निर्गमन लागत हो जाए। सभी उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य है उपभोग। ये किसने कहा था? सभी उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य है उपभोग। ये कहा था टाउसले, क्लर्क और प्रोपाइल ने। टाउसले, क्लर्क और प्रोपाइल ने। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन है? तो यही है टाउसले, क्लर्क और प्रोपाइल। आते हैं ये क्वेश्चन भाई, को अच्छे से कर लीजिएगा। क्या है? सभी उत्पादनों का एकमात्र उद्देश्य उपभोग है, तो टाउसले, क्लार्क, प्रोपाइल। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो टाउसले, क्लार्क और प्रोपाइल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार वृद्धि किसकी अवस्था है? तो व्यक्तिगत परीक्षण की। किसकी है? व्यक्तिगत परीक्षण की। बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार वृद्धि किसकी अवस्था है? तो व्यक्तिगत परीक्षण की। उपभोक्ता की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही हैं। डॉक्टर
डाबर। ये किसने कहा है? उपभोक्ता की दृष्टि से। ये किसके द्वारा कहे गए शब्द हैं? यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, समझ जाइएगा। उपभोक्ता की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही हैं। तो डाबर, डॉक्टर डाबर के द्वारा। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणाम से अवगत कराना। ठीक है। लक्ष्यों को निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, पुरस्कृत करना प्रबंध का कौन सा नियम है? उद्देश्य आधारित प्रबंध। उद्देश्य आधारित प्रबंध, याद रखिएगा। लक्ष्यों को निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, पुरस्कृत करना, ये प्रबंध के कौन से नियम हैं? उद्देश्य आधारित प्रबंधन। एम व्यक्ति जो कार्य में लगे हुए हैं, कार्य करने योग्य हैं, कहलाते हैं जनशक्ति। ये एम नहीं है यहाँ पर, इसको हटाइए। व्यक्ति जो कार्य में लगे हुए हैं या कार्य करने के योग्य हैं, कहलाते हैं जनशक्ति। क्या कहलाते हैं? जनशक्ति। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की युक्ति को क्या कहा जाता है? प्रबंधन, है ना। अभी देखा अपन ने प्रबंधन पे कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। प्रबंधन आपके भी जीवन में आप देखिए, आप किससे क्या काम करवा लेते हैं ना, पर वो होगा छोटे से रूप में होगा। अगर आप अपने घर को देखेंगे तो एक थोड़ा बड़ा प्रबंधन नजर आएगा। वहीं आप अपने जहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे वहाँ देखेंगे तो वहाँ और बड़ा प्रबंधन होगा। धीरे धीरे आप किसी कंपनी के बारे में सोचेंगे तो देखेंगे यार इतना बड़ा प्रबंधन है। तो यही सब प्रबंधन है। ठीक है। किसी स्तर के प्रबंधक प्रभारी उद्देश्य के लिए चिंतित होते हैं। मध्य स्तर के, हाँ, किस स्तर के प्रबंधक प्रभारी उद्देश्य के लिए चिंतित होते हैं? तो मध्य स्तर के। किसके? मध्य स्तर के। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत। प्रबलीकरण, अभी इससे प्रबलीकरण से संबंधित एक प्रश्न आया था, है ना, पीछे अगर देखा जाए तो अधिगम सिद्धांत या स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढला करते हैं। ये किसने कहा है? जॉर्ज हाउस्टन ने। किसने कहा है? जॉर्ज हाउस्टन ने। ये कथन जो है वो यहां से यहां तक का है। क्लियर? विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिससे मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढला करते हैं। जॉर्ज हाउस्टन ने। जब ऋण पूंजी अंश पूंजी के बराबर होती है तो क्या होता है? शून्य क्षमता पर व्यापार कम। याद रखिएगा, जब ऋण पूंजी अंश पूंजी के बराबर होती है तो क्या होता है? शून्य क्षमता पर व्यापार कम। ठीक है, शून्य क्षमता पर व्यापार कम। पीओएस डीसीओआरबी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लूथर गुलिक ने। किसने किया है? लूथर गुलिक ने, है ना। ये काफी आता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या है इसका फुल फॉर्म, है ना। अभी जब अपनी थ्योरी क्लास होगी तो इन्हीं के बारे में, सभी के बारे में पूरी चर्चा विस्तृत रूप से अपन को करना है। क्लियर? वित्त प्रशासन के अभिकरण हैं विधायिका, कार्यपालिका, वित्त विभाग, लेखा परीक्षण, है ना। वित्त प्रशासन के अभिकरण हैं, विधायिका है बिल्कुल, कार्यपालिका है बिल्कुल, वित्त विभाग है और लेखा परीक्षण है। क्लियर? वित्त प्रशासन में संसदीय समितियां क्या हैं? तो यही संसदीय जो समितियां हैं वो अभिकरण हैं। संसदीय समितियां क्या हैं? अभिकरण। तो यदि हम यहाँ पर संसदीय समितियां लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। संसदीय समितियां मतलब कि इसका एक और आंसर है संसदीय समितियां। क्लियर? समितियां। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना कहलाता है समता पर व्यापार। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो समता पर व्यापार। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना समता पर व्यापार। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना व पुरस्कार देना क्या है? अभिप्रेरणा। काफी पढ़ा है अपन ने। क्या है? अभिप्रेरणा। रोज नामचे एवं अन्य पुस्तकों से खाता वही में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खतौनी। रोज नामचे व अन्य पुस्तकों से खाता वही में प्रविष्ट करने की जो प्रक्रिया है वही खतौनी कहलाती है। विशेष टीकाकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है, यह क्या है? परंपरागत सिद्धांत का बाहर होना। विशेष टीकाकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है, यह क्या है?
तो परंपरागत सिद्धांत का बाहर होना। क्लियर। चलिए, मानव प्रबंधन की बाहरी चुनौतियां क्या क्या हैं? आर्थिक और औद्योगिक, वैधानिक और राजनीतिक। कौन कौन सी हैं? मानव प्रबंधन की यदि हम बाहरी चुनौतियों की बात करें तो कौन कौन सी होंगी? बाहरी चुनौतियां यानी एक तरीके से समस्याएं, आर्थिक, औद्योगिक, वैधानिक और राजनीतिक। क्लियर। इन सब पे अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। ये वन लाइन के हैं कि इनको आप एकदम अच्छे से बिल्कुल समझ लें कि क्या क्या है, समझ रहे हैं ना। बाकी फिर पूरे पे विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। आर्थिक, किस प्रकार से आर्थिक रूप से समस्याएं आएंगी जब भी आप प्रबंधन करेंगे, औद्योगिक रूप से आएंगी, वैधानिक रूप से आएंगी, है ना, फिर राजनीतिक रूप से भी आएंगी, आप पे दबाव डाला जाएगा आप ऐसा ना करें। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको बताई जाएंगी थ्योरी की क्लास में। क्लियर। फॉर्म से भरी गई ग्राहकों की सूचना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो बाहरी सूचना। क्या है? बाहरी सूचना। क्लियर। बिक्री प्रबंधन का सामान्य उद्देश्य क्या है? वितरण के उपयुक्त चैनल का चयन करना। बिक्री प्रबंधन का सामान्य उद्देश्य क्या है? तो वितरण के उपयुक्त चैनल का चयन करना। बाजार के लिए नीति बनाना, नए उत्पादों पर नजर रखना क्या संदर्भित करता है? विपणन पर्यावरण। क्या संदर्भित करता है? विपणन पर्यावरण। उच्च पदाधिकारी एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबंध करने की व्यवस्था क्या है? पद सोपान। क्या है? पद सोपान। फिर से देख लेते हैं। मानव प्रबंधन की बाहरी चुनौतियां आर्थिक और औद्योगिक, वैधानिक, राजनीतिक हो गई। फार्म से भरी गई ग्राहकों की सूचना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? बाहरी सूचना है। बिक्री प्रबंधन का सामान्य उद्देश्य क्या है? तो वितरण के उपयुक्त चैनल का चयन करना। बाजार के लिए नीति बनाना, नए उत्पाद पर नजर रखना क्या संदर्भित करता है? विपणन पर्यावरण। उच्च पदाधिकारी एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबंध करने की जो व्यवस्था है वह क्या है? तो पद सोपान। 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व कौन से हैं? ग्राहक, कंपनियां, प्रतियोगी, सहयोगी, प्रसंग। अब सुनिए, 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, ग्राहक है ना, कंपनी है, प्रतियोगिता है, उसके सहयोगी हैं और प्रसंग। ये हैं 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व। 5C यानी 5C जो मार्केटिंग के तत्व हैं वो हैं ग्राहक, कंपनी, प्रतियोगिता, सहयोगी, प्रसंग। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? ये आ गए भैया, फिर से वही पांच चरण हैं। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम निर्यात। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? उत्तर यहां से है, वास्तविक उत्पादन लागत से कम निर्यात। वास्तविक उत्पादन हो जाए और लागत से कम निर्यात हो। कार्य समाधि, ज्ञान व कौशल विकास, कर्मचारी की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? तो प्रशिक्षण का। किसका है? प्रशिक्षण का। कार्य समाधि, ज्ञान व कौशल विकास, कर्मचारी की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? तो प्रशिक्षण का। बंदरगाह समिति रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में। कब किया गया? 1948 में। जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार के अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहते हैं? तो प्रबंधन प्रक्रिया। क्या कहते हैं? प्रबंधन प्रक्रिया। क्लियर। खाता वही क्या है? खातों का एक समूह। खाता वही क्या है? तो खातों का एक समूह। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? तो उत्तरवर्ती। कौन सी क्रिया है? उत्तरवर्ती। क्लियर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? बार बार पूछा गया प्रश्न है। 1947 में। 1947 में। जब आय व्यय से अधिक हो तो क्या होता है? व्यवसाय में लाभ होता है भैया कि नहीं होता है? बिल्कुल। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्ति हर वर्ष लगाया जाता है? स्थायी संपत्ति पर। मूल्यह्रास, हाँ, किस प्रकार की संपत्ति पर हर वर्ष लगाया जाता है? तो स्थायी संपत्ति पर। प्रतिवर्ष प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? आवेदक का दबाव के प्रति मन समझना, मतलब कि जो आवेदक हैं उनका दबाव के प्रति मन क्या है, इसीलिए प्रतिवर्ष प्रतिबल साक्षात्कार लिया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर होता है? तो एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कर्मचारियों पर। किस पर होता है? एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कर्मचारियों पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण। क्लियर।
मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर होता है? ये प्रश्न पहले भी आ गया है, फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2-2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 20-20 बार पढ़ें, तभी याद होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर होता है? एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कर्मचारियों पर। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर विंसन। कौन है? हर विंसन। क्लियर। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णय को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? तो वाह घटक। कौन सा घटक है? वाह घटक। क्लियर। चेक क्या है? एक विनिमय पत्र। चेक क्या है? एक विनिमय पत्र। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास होती है वो यहीं पे समाप्त होती है ना। कल अपन फिर से मिलेंगे और अपना ये 4 बजे का समय है। 4 बजे लगभग अपनी ये वाली जो क्लास है 4 बजे लगभग रोज डल जाया करती है, अपलोड हो जाती है। इसको आप लोग देखें। साथ ही साथ अपनी एक करंट की क्लास चल रही है जो रोज सुबह 6 बजे अपलोड हो जाती है। उसमें 2022 से अगर देखा जाए तो 2022 है ना, 2022 से पहले की जितनी भी जानकारियां हैं, खास तौर पर 2021 से लेके 22 तक, क्रम वाइज सभी चीजें उसमें धीरे धीरे अपलोड हो रही हैं। जैसे कि अगर देख लिया जाए, पुरस्कारों को देख लिया जाए, है ना, योजनाओं को देख लिया जाए, योजनाएं उसमें डल चुकी हैं। उसी में अपन ने देखा जाए तो किताबों को डाल दिया है। किताबें भी 2021 से लेके 22 तक में जितनी महत्वपूर्ण किताबें हैं वो सभी हैं लगभग में। अगर देखा जाए तो 65+ किताबें हैं उसमें, है ना। इसके अलावा अगर अपन देखें तो दिनों के किस दिन कौन सा दिन मनाया गया और जो सम्मेलन वगैरह हुए वो किस दिन हुए, तो ये सब जो टॉपिक हैं वो उसी में चल रहे हैं। और एक आपकी ये प्रबंधन वाली चल ही रही है। चलिए दोस्तों, तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। उस टेलीग्राम पर क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, है ना। इसके अलावा टेलीग्राम से जुड़ने पर सबसे प्रमुख जो आपको भी फायदा होगा वो होगा कि इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऊपर स्क्रीन में भी चलता हुआ दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।